Now in this lecture we are now going to learn the type of our acquired immunity. These are the types of acquired immunity, right? तो इसमें हम पहली बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव, एंड इसमें सेकंड जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी. तो आप अभी तक पढ़ते आए हो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव. एक्टिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिव, अब तक जो आपने पढ़ा एक्टिव यानी कि जिस प्रोसेस में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव, एंड जिसमें एनर्जी लेस प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव. अब वो कंसेप्ट डिफरेंट है एंड दिस इज अ डिफरेंट, राइट. एक्टिव इम्यूनिटी का मीनिंग क्या हो रहा है, देखो सिंपल सी ये मीनिंग समझो कि अगर एंटीबॉडीज अगर होस्ट की बॉडी खुद होके बना रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज या कोई पैथोजेंस के खिलाफ अगर हम एंटीबॉडी खुद बना रहे हैं, हमारी बॉडी अगर खुद बना रही है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्टिव इम्यूनिटी. एंड पैसिव कब बोलेंगे, जब हम खुद नहीं बना रहे, किसी के बने बनाए हुए एंटीबॉडी अगर हम हमारे बॉडी में डाल रहे, राइट, फॉर द सेम पर्पज अगेन दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीज, राइट. दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव. इसमें एक ही पॉइंट आपको पकड़ना है, बॉडी ने खुद ने बनाया एक्टिव, बॉडी ने दूसरे से लिया एंटीबॉडी को तो पैसिव. अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको, चिकन पॉक्स. अब आपको ये पता है कि भाई एक बार होता है लेकिन दोबारा नहीं होता. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक बार पहली बार जब हुआ तो आपके बॉडी में वायरस आया, वायरस के ऊपर का एंटीजन आया, आपके बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली. अब ये एंटीबॉडी एक बार बनने की शुरुआत होने के बाद कंटिन्यूस भी बन सकते हैं, लाइफ लॉन्ग बन सकते हैं. कुछ डिसीज़ में महीनों तक बनते हैं, कुछ डिसीज़ में सालों तक बनते हैं, लेकिन कंटिन्यूस बनते रहते. अब यहाँ पे एंटीबॉडी किसने बनाए, आपके बॉडी ने बनाए. मतलब चिकन पॉक्स के खिलाफ जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. अब इसमें भी अगेन हमारे यानी कि ये अब इसकी डेफिनेशन हो गई, इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू एन एंटीजन और पैथोजन. अगर ये है तो हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, इसका सिंपल मीनिंग, ठीक है. अब इसके भी बेसिकली और दो रिस्पॉन्सेस टाइप्स आते हैं, ठीक है. तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम बात करेंगे नेचुरली एक्टिव एंड आर्टिफिशियली एक्टिव. देखो यहाँ पे आपको दो शब्द यूज करने हैं, सिंगल भाषा में युद्ध नहीं करना, सिंगल भाषा का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि नेचुरल सिर्फ नहीं बोलना है या आर्टिफिशियल सिर्फ नहीं बोलना है. नेचुरली एक्टिव यानी कि ये आपको ऐसा लेना है, बात समझ में आ रहा है. एंड आर्टिफिशियली एक्टिव ऐसा शब्द आपको यूज करना है, डबल शब्द यूज करते जाओ. इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, ऊपर भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट ये दो तो आप यूज करना है, ठीक है. तो ये कैसे, राइट. अब देखो नेचुरल का मीनिंग क्या हो रहा है, नेचुरल का मीनिंग यानी कि बाय नेचर. ये नेचर में हम रहते रहते ही ये प्रोसेस अगर अपने आप हो रही है, यानी कि विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ मैन, यानी कि हमारे कुछ बिना किए अपने आप ही ये प्रोसेस अगर नेचर में रहते रहते हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल प्रोसेस. तो उस माध्यम से अगर ये इम्यूनिटी बन रही है तो दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरली एक्टिव. अब ये बताइए ये कब होगा, आपको एक बात पकड़ के रखनी है, एंटीबॉडी कब बनती है, एंटीजन आने के बाद. यानी कि एंटीजन कहाँ पे होता है, पैथोजन के ऊपर होता है. पैथोजन अगर आपके बॉडी में आ रहा है तो आपको डिसीज हो सकता है. यानी कि आपको इस नेचर में रहते रहते हुए किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से आप बीमार हो गए. अभी हमने चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल देखा, राइट. तो ये बीमारी के दौरान आपकी बॉडी उसको पहचान लेती है ना, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेती है. तो ये डिसीज आपने खुद करवाया कि अपने आप होते गया, अपने आप होते गया, यानी कि नेचुरली हुआ. दैट्स वाई डिसीज के बाद आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी बन जाती है तो जिसको हम बोलते हैं नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी. अब पैसिव आर्टिफिशियली कैसे, देखो अब डिसीज के बाद अपने आप ही भी आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. ये अगर हम सोच के शांत बैठेंगे तो सभी डिसीज माइल्ड नहीं होते. चिकन पॉक्स कैसा है, माइल्ड डिसीज है, वो आपको तकलीफ देता है लेकिन आपकी जान नहीं लेता. बट कुछ डिसीज आपकी जान ले सकते हैं. अब आपकी जान जाने के बाद आपकी इम्यूनिटी क्या करनी है, बात समझ में आ रही है. तो कुछ डिसीज आपके जानलेवा होते हैं यानी कि डेडली डिसीज होते हैं. तो ऐसे डेडली डिसीज का हम चांस नहीं ले सकते, यानी कि वो डिसीज होगा तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये बात वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें आपकी जान जाएगी. तो फिर जान जाने से पहले आपको इम्यूनिटी डेवलप करना है. अब देखो पैथोजन अगर आपके बॉडी में आएगा तो डिसीज होगा, आपको पैथोजन को भी आने नहीं देना है बट इम्यूनिटी भी डेवलप करना है, राइट. अब ये नेचुरली नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली ये बनानी पड़ेगी, राइट. एंड ये जो हम करते हैं बाय ए प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. बात समझ में आ रही है. तो इम्यूनाइजेशन ये हम जानलेवा बीमारियों के लिए करते हैं, साधारण बीमारियों के लिए हम इसको करते नहीं है, राइट.
तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो ये दो बातें आप समझ चुके हो। अब इसमें से इस वैक्सीनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें इसको फोकस करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। देखो इसके लिए प्रॉपर शब्द इम्यूनाइजेशन है, हाँ रूटीन शब्द जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ वैक्सीनेशन, बट ये प्रॉपर नहीं है। कैसे, देखो बात क्या होती है वैक्सीनेशन की, अगर हम बात करेंगे दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। आप देख रहे हो ये आपके बचपन का फोटोग्राफ है, ठीक है राइट। हाँ वैसे आप बोल भी सकते हो ये हमारे शेख सर का फोटोग्राफ है, ये अभी भी ऐसे ही दिखते हैं, चलो ठीक, राइट। तो बेसिकली इस वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई ये थोड़ा सा एक्सीडेंटली हुई, ऐसे भी बोला जा सकता है, राइट। अब इसकी शुरुआत जो की इन साहब ने की, किन साहब ने की, एडवर्ड जन्नर साहब ने, राइट। तो एडवर्ड जन्नर साहब ने इसकी शुरुआत की, उनसे ये शुरुआत हुई। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, राइट। इसकी कहानी कैसी है की पहिले एक भयानक बीमारी थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, त्याला आपण मराठीमध्ये देवी म्हणतो, राइट। तो बेसिकली ये जो बीमारी है ये बहुत प्रमाण में थी पहले, मतलब हर किसी को ये होती ही थी। अब ये डिसीज़ जनरली हमें देखने को भी नहीं मिलता क्योंकि हमने इसको वैक्सीनेशन प्रोसेस से हद पार कर दिया, यानी कि हमने इसको इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। अब बेसिकली बात क्या थी, पहले एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स देवी। अब इसमें ये बहुत खतरनाक डिसीज़ था, यानी कि सीवियर डिसीज़ था, पूरे बॉडी में इसके पॉक्सेस आते थे, ठीक है, राइट। तो वो डिसीज़ सबको होता था क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस था। बट एडवर्ड जन्नर साहब जहाँ पे रहते थे उनके गांव में कुछ लोगों को ये बीमारी नहीं होती थी। अब वो कुछ जो लोग थे वो मिल्क मेड्स थे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि गवळी लोक आपल्या मराठी भाषेमध्ये, ठीक है। गवळी लोक म्हणजे कोण, गायी पाळणारे, त्यांचा दुधाचा व्यवसाय करणारे, राइट। इन लोगों को ये बीमारी नहीं होती थी, बाकी सभी लोगों को ये स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी होती थी। अब यह कोई मतलब देवी, इस बीमारी को देवी इसलिए बोला गया था क्योंकि ये उस ज़माने में लोग सुपरस्टिशियस थे, देवी देवताओं को मानते थे, देवी का प्रकोप अगर होता है तो ये बीमारी होती है, ऐसे मानते थे। लेकिन एडवर्ड जन्नर साहब साइंस को मानने वाले थे, उनका बोलना था कि भाई बीमारियाँ कोई इससे नहीं होती है, देवी के प्रकोप से वगैरह सुपरस्टिशन से नहीं होती है, ये पैथोजेंस की वजह से होती है, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने ये बात उनको खटकी कि भाई सबको तो बीमारी हो रही है, कुछ लोगों को क्यों नहीं हो रही। अब इसलिए उन्होंने इन मिल्क मेड्स का क्लोज ऑब्जर्वेशन चालू कर दिया, एंड इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये देखा कि भाई इनको स्मॉल पॉक्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन काऊ के सानिध्य में आने की वजह से काऊ को भी एक पॉक्स नाम की बीमारी, पॉक्स का मीनिंग क्या है कि भाई सिंपल फोडांची बीमारी म्हणजे कॉप, याला पॉक्स म्हणतात, ठीक है। तो काऊ पॉक्स एक डिसीज होता है जो काऊ के ऊपर होता है, एंड काऊ में ये डिसीज होता है, उनके सानिध्य में आने की वजह से मिल्क मेड्स के हाथों के ऊपर वो डिसीज हो रहा था। अब काऊ पॉक्स एक लिमिटेड डिसीज है, कुछ गिने चुने जगहों पे ही उसके पॉक्सेस आते हैं, पूरे बॉडी में नहीं आते, राइट। तो उनको काऊ पॉक्स हो रहा था बट उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, ये ऑब्जर्वेशन मिला। फिर इनका दिमाग में ये बात चली कि भाई इस काऊ पॉक्स में ही कुछ ऐसा है जो इनको स्मॉल पॉक्स होने नहीं दे रहा है। बट ये सोच को हम साइंस नहीं मानता है, साइंस प्रूफ मांगता है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि एक ऐसा बच्चा जो मिल्क मेड के घर का नहीं था, दूसरे कम्युनिटी में से था, छोटा बच्चा जिसको अभी तक कोई पॉक्स की बीमारी नहीं हुई थी, ऐसे बच्चों को लिया एंड उन्होंने उस काऊ के पॉक्स में जो मटेरियल होता है वो निकाला, एंड वो काऊ पॉक्स का मटेरियल उन्होंने उस बच्चे के स्किन में डाल दिया एंड ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन मिला उनको कि भाई उस बच्चे को काऊ पॉक्स तो वहाँ पे हो गया, एंड उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने आगे जारी रखा। अब इसमें उन्होंने यह पाया कि भाई उसको अभी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। अब ये एक उनका प्रैक्टिकल हो गया, बट एक प्रैक्टिकल को हम डायरेक्टली मान नहीं सकते, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने दोबारा ये प्रोसेस की एंड दूसरे बच्चे में भी ये प्रोसेस दोहराई एंड उस बच्चे में भी अभी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, मतलब बात ये पक्की हो गई। अब इसमें क्या साइंस था उनको ये पता नहीं था, बट बात ये लोगों में फैल गई कि भाई ये काऊ का मटेरियल डालने की वजह से स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहे। अब लोगों में जैसे बात फैले तो लोग आने लगे अपने अपने बच्चे लेके, हमें वो काऊ का मटेरियल दो, एंड ये भी वो काऊ का मटेरियल देने लगे, राइट। एंड वो स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करते गए। काऊ का मटेरियल बेसिकली ये जो बढ़ाते थे वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में हम काऊ को बोलते हैं वैक्का, काऊ को हम बोलते हैं वैक्का, राइट। वैक्का यानी कि काऊ, एंड काऊ का मटेरियल यानी कि वैक्सीन, ये ऐसा शब्द आया है। बात समझ में आ रही है आपको? वैक्सीन शब्द कैसे आया? तो लोग आके उनको लैटिन में क्या मांगते, हमें वैक्सीन दो, हमें
वैक्सीन दो, तो इस तरह से वो शब्द वहाँ से चालू हो गया वैक्सीनेशन। अभी भी हम उसको यूज़ करते हैं, हाँ, हालांकि हम काऊ का मटेरियल यूज़ नहीं करते, बट फिर भी उस शब्दों को हम यूज़ करते हैं, इसलिए बेसिकली इसके लिए प्रॉपर शब्द जो होता है इम्यूनाइजेशन होता है, राइट। अब इसमें साइंस क्या था? इसमें साइंस ऐसा था, काऊ पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स ये दोनों भी वायरल डिसीजेस हैं, यानी कि वायरस की वजह से होने वाले डिसीज। अब ये दोनों भी वायरस जो है एक ही फैमिली से, यानी कि आपस में भाई भाई है, मतलब उनमें कई सारे बातें सिमिलर है, कुछ डिसमिलर है। सिमिलर क्या है? उनके दोनों के एंटीजन सिमिलर। डिसमिलर क्या है? उन दोनों में जो डिसीज कॉज करने की क्षमता है ये डिफरेंट है। काऊ पॉक्स में ये बहुत लिमिटेड है, स्मॉल पॉक्स में ये बहुत ज़्यादा है, बट दोनों के एंटीजन्स सेम। अब बात क्या हो रही थी? काऊ का पॉक्स का मटेरियल, यानी कि काऊ पॉक्स के वायरस डालने के बाद उसमें काऊ पॉक्स डेवलप हो रहा था, बट इस दौरान बॉडी उस एंटीजन को पहचान रही थी एंड उसके लिए एंटीबॉडी बना रही थी। अब यही एंटीबॉडी जो आपका स्मॉल पॉक्स है उसके लिए भी लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों के ऊपर जो एंटीजन है सिमिलर है, एंड इस तरह से वो आपका जो काऊ पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, प्रिवेंट हो रहा था। बात समझ में आई? तो मीनिंग क्या समझा आपको? हमें बेसिकली अगर एंटीबॉडी अगर हमारे बॉडी में बनाना है आर्टिफिशियली, तो हमें अल्टीमेटली डालना क्या पड़ेगा हमारे बॉडी में? एंटीजन, राइट। तो इस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया। तो बेसिकली अब हम वैक्सीन कैसे डेवलप करते हैं? हमारे लिए महत्वपूर्ण सब्सटेंस कौन सा है? एंटीजन, राइट। तो हम क्या करते हैं, किसी पैथोजन का वैक्सीनेशन के लिए या इम्यूनेशन के लिए क्या करते हैं? इंट्रोड्यूसिंग टू द होस्ट, यानी कि होस्ट के बॉडी में हम किसी पैथोजन का क्या डालेंगे? एंटीजन निकाल लेंगे, डाल देंगे। बात क्या हो जाएगी? एंटीजन से आपको बीमारी होगी? नहीं होगी। आपको क्या होगा? आपके बॉडी में एंटीबॉडी जरूर बनेंगे, एंड ये एंटीबॉडी जब ओरिजिनल पैथोजन आएगा उसके खिलाफ काम करेंगे, आपको डिसीज होने नहीं देंगे। ये प्रोसेस। बट सभी पैथोजेंस में एंटीजेनिक प्रोटीन या एंटीजन निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर क्या डायरेक्टली पैथोजन डालें? बात नहीं कर सकते हम ऐसी, क्योंकि अगर पैथोजन डालेंगे तो डिसीज हो जाएगा, फिर हमारा मतलब क्या? तो इस दौरान हम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को हम मार देते हैं, राइट। अब मार देते हैं यानी कि उस बैक्टीरिया को, पैथोजन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे किल कर देते हैं, राइट। एंड ऐसा किल्ड पैथोजन जो कि डिसीज करने के काबिल नहीं रहेगा, बट उसके बॉडी के ऊपर क्या है? एंटीजन है। तो ये एंटीजन जरूर हमारे बॉडी में जाएंगे, एंड जब ओरिजिनल पैथोजन आएगा तो लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब ये भी कई पैथोजन में पॉसिबल नहीं होता, यानी कि ना उसका एंटीजन निकाल सकते हैं, ना उसको हम डेड कर सकते हैं। अब उसको अगर हम मार रहे हैं तो उसका एंटीजन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या करें? ना एंटीजन निकाल सकते हैं, ना उसको डेड कर सकते हैं। क्या लाइव डालें? बताइए। यस, आपको लाइव डालना पड़ेगा, बट लाइव डालेंगे तो बात क्या होगी? आपको डिसीज हो जाएगा। डिसीज हो जाएगा तो ये हमें चलेगा? नहीं चलेगा। फिर अब हमें क्या करना है? देखो, लाइव पैथोजन तो डालना है, बट उसमें डिसीज कॉज करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं? उस पैथोजन को हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, ऐसे सर्टेन कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इसको इतना मर टुकड़ा, यानी कि इतना वीक बना देते हैं कि वो डिसीज करने के काबिल ही रहता नहीं। ऐसे पैथोजन को हम एटेन्यूएटेड पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटेन्यूएटेड पैथोजन। एंड ऐसा पैथोजन जो लाइव है, राइट, इट इज अ लाइव, बट इसमें डिसीज कॉज करने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे पैथोजन को हम हमारे बॉडी में डालेंगे। तो इस तरह से कोई भी एक तरीका हम अपना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैथोजन। एंड इन सब तरीके में जो हमने यूज किया, इसमें से कुछ भी जो हमने यूज किया उसको अभी भी हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? राइट, इसको हम बोलेंगे वैक्सीन। एंड ये वैक्सीन हमारे बॉडी में डालने के दो तरीके होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम ये वैक्सीन इंजेक्शन से देते हैं, राइट। एंड कई बार हम ये वैक्सीन जो है ओरली देते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल भी पता है, पोलियो की वैक्सीन हम कहाँ से देते हैं? ओरली देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो है हम इंजेक्शन से देते हैं। देखो ये आपका बचपन का फोटोग्राफ दिख रहा है आपको याद जरूर नहीं हुआ, क्योंकि हमें बचपन की बातें याद नहीं रहती, राइट। तो ये हो गया आपका कौन सा इम्यूनाइजेशन? चलो समरी करो, राइट। इट इज आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ में आ रही है ना? राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन। एंड इस तरीके के अनुसार, यानी कि जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें से कोई भी हम एक यूज कर सकते हैं। इन तरीकों के अनुसार जो हमारे वैक्सीन के टाइप्स बन जाते हैं, राइट। तो ये जो है आपके लाइव वैक्सीन से, लाइव वैक्सीन से मतलब क्या मीनिंग मिल रहा है आपको? बताइए। चलो, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है कैसा है? लाइव है, बट कैसा है? डिसीज करने के काबिल नहीं है, एटेन्यूएटेड। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर लाइव वैक्सीन। ये आपके नोट्स में हमने चार्ट फॉर्म में दिया है, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बस इनके फुल फॉर्म जो है ये आपको याद रखना है, BCG का एंड OPV का, ठीक है।
अब बीसीजी के बारे में जरूर याद रखिए, इट इज वैक्सीन अगेंस्ट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राइट, एंड ओरल पोलियो वैक्सीन, इट इज वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो या पोलियो माइलेटिस भी हम बोलते हैं। ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें आएंगे आपके किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज किल्ड और इनएक्टिवेटेड। इसमें याद रखिए रेबीज, ये डॉग बाइट के बाद ये ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में, इट इज़ अ वायरल डिसीज। इन्फ्लुएंजा एक सर्दी का प्रकार है। निमोनिया, कोलेरा एंड टाइफाइड, इन सब के जो वैक्सीन होता है उसमें डेड ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है एंड इन तरह वैक्सीन को ज़रा केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, ये राइट। अब देखो जैसे कि हमने बताया कुछ पैथोजन जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनका टॉक्सिन ही हमारे लिए हानिकारक होता है। बट बात क्या होती है, टॉक्सिन में भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको बताया, राइट। तो टॉक्सिन में दो प्रॉपर्टीज होती है, टॉक्सिन कंटेन्स टू प्रॉपर्टीज, राइट, एंटीजेनिसिटी यानी कि उसमें एंटीजन है, एंड टॉक्सिसिटी, राइट, टॉक्सिसिटी, इसमें दो प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे टॉक्सिन को लेबोरेटरी में हम इसको यूज करते हैं एंड लेबोरेटरी में ऐसे टॉक्सिन में से हम उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म कर देते हैं एंड एंटीजेनिसिटी को प्रिजर्व कर लेते हैं। एंड इस प्रोसेस के बाद जो सब्सटेंस बन रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ टॉक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉक्साइड। अब टॉक्साइड अगर हमारे बॉडी में हम डालेंगे तो क्या इससे हमें टॉक्सिसिटी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बट क्या इससे एंटीबॉडी बनेंगे? यस, ऑफ कोर्स बनेंगे। तो इस माध्यम से जो हमने वैक्सीन बनाए इसको हम बोलते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। एंड इसमें आपको दो याद रखने हैं, राइट, दैट इज डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड ये आपका इंजेक्शन टीटी यानी कि टिटेनस टॉक्साइड। बात समझ में आई? चलो अब नेक्स्ट जो तरीका है दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। अब इसका मीनिंग आपको कैसे मिल रहा है, देखो ये जनरली हम वायरसेस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वायरसेस को लेबोरेटरी में ग्रो करना बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि वो होस्ट सेल में डिवाइड होते हैं, राइट। अब वैक्सीन अगर बनानी है तो हमें वायरस को मास स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। अब देखो अल्टीमेटली हमारा लेन देन किससे, हमारा जो मतलब है, मतलब का जो मॉलिक्यूल है दैट इज एंटीजन, वो हमें चाहिए अगर वैक्सीन बनाना है। तो इसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, तो वायरस के ऊपर जो एंटीजन है, देखो किसी भी एंटीजन के लिए उसके पास जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जीन्स होते हैं। एंड वो अगर जीन्स हमने निकाल लिए, अब उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, एंड वो अगर हमने हाईली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म में डाल दिए, फॉर एग्जांपल ई कोलाई वगैरह वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी में आप ये सारी बातें पढ़े हो, राइट। तो इस तरीके से वो उसका जीन निकाल लेना एंटीजन का एंड हाईली डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म में डालने का, एंड उसके साथ भी वो एक्सप्रेस होगा एंड वो उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो वायरस का एंटीजन होगा। एंड इस माध्यम से हम लार्ज अमाउंट में उस वायरस का एंटीजन डेवलप कर सकते हैं एंड उसको हम हमारे बॉडी में एज अ वैक्सीन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैक्सीन बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, राइट। एंड इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एंड इसको हम ईस्ट में बनाते हैं, ये भी याद रखें, राइट। इसको ई कोलाई में नहीं बनाते हैं, इसमें ईस्ट में बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे पैसिव। पैसिव यानी कि मैंने आपको मीनिंग बताया है, एंटीबॉडीज दूसरे से लेना। होस्ट खुद बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इंजेक्शन दिख रहा है आपको, राइट। एंड इसमें हमने क्या भर दिए? एंटीबॉडी, जो किसी के निकाले हैं, राइट। एंड ये अगर हम होस्ट को दे रहे हैं तो ये होस्ट एंटीबॉडी खुद बना रहा है क्या? नहीं, बट हम उसको एंटीबॉडी दे रहे हैं, मतलब उसके बॉडी में अगर हम इम्यूनिटी दे रहे हैं तो ये उसके लिए क्या होगी? पैसिव हो गई। बात समझ में आ रही है, राइट। तो किसी को अगर हम एंटीबॉडी दूसरे के लेके डाल रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज पैसिव। एंड इसके भी दो तरीके होते हैं, राइट। उसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब ये नेचुरल कैसे लगा सकते हो अंदाजा, राइट। यानी कि नेचुरली ही ये एक के एंटीबॉडी दूसरे के बॉडी में एंटर करके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? इसका सिंपल एग्जाम्पल है, जो मदर से बेबी को इम्यूनिटी मिलती है दैट इज मिल्क से। अब मिल्क में जानते हो आप आईजीए एंटीबॉडी होती है। अब आईजीए एंटीबॉडी बनाई किसने? मदर ने, बट प्रोटेक्ट किसको कर रही है? फीटस को कर रही है। उसी तरह से आईजीजी एंटीबॉडी, राइट। तो बेसिकली हाँ सॉरी, मिल्क इज प्रोटेक्टिंग द इन्फेंट। उसी तरह से आईजीजी एंटीबॉडी जो है ये प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस होकर किस में जाती है?
फीटस में जाती है एंड उसका प्रोडक्शन करती है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी तो बनाए मदर ने, मदर के लिए एक्टिव हो सकता है, बट फीटस के लिए क्या हो रहा है, दैट इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये नेचुरली होता है, हम यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। अब इसमें आर्टिफिशियल कैसा इसमें यानी आर्टिफिशियल कैसा, यानी कि ये एंटीबॉडी नेचुरली बनेंगे नहीं, इसमें हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा, पर्पसफुली बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये किस पर्पस के लिए करते हैं, ये हम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। इसलिए इसको इमरजेंसी इम्यूनाइजेशन भी बोला जाता है। या ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये एंटीबॉडीज़ की वजह से जो कि हमने डाले हैं दूसरे के बॉडी में से, ये जब तक एंटीबॉडी रहेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी की कुछ लाइफ भी होती है, राइट। तो जब तक ये एंटीबॉडी उस होस्ट में रहेंगे तब तक ही इम्यूनिटी रहेगी। दैट्स वाई इसी को हम शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं या इमरजेंसी इम्यूनाइजेशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है तो इसमें हम बात यह करते हैं कि भाई यहाँ पे एंटीबॉडी हम डेलिबरेटली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसका एक एग्जांपल लेता है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में क्या होता है भाई, स्नेक का जो होता है वो वेनम हमारे लिए टॉक्सिन होता है, राइट। एंड बात यह होती है कि वो जो वेनम है दैट इज ऑल्सो एंटीजेनिक। बट बात यह है कि वेनम अगर हमारे बॉडी में डालेंगे तो वो इतना ये टाइम हमें देता नहीं कि हम एंटीबॉडी बनाएं, हमें वो 2 घंटे में मार देता है। तो इसलिए हमें हमारे बॉडी में इस वेनम के एंटीबॉडी हम बना नहीं सकते, लेकिन उस वेनम को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो हमें एंटीबॉडी ही चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो सांप का या स्नेक का वेनम हम निकाल के एक इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग एनिमल यानी कि हॉर्स को हम यूज़ करते हैं। एंड हॉर्स में इतना छोटा डोज उस वेनम का हम डालते हैं कि उसकी वजह से वो हॉर्स मरे नहीं, बट उसके बॉडी में वेनम तो गया। वेनम गया मतलब वेनम के ऊपर जो एंटीजन है वो तो गया। तो हॉर्स के बॉडी में क्या बनेगा, वेनम के लिए एंटीबॉडी बनेंगे। ये हमने पहली बार दिया, तो क्या बनेगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये हम दोबारा डालेंगे, इम्यून रिस्पांस बढ़ जाएगा, हाईली इंटेंसिफाइड हो जाएगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। हम और बार देंगे और देते रहेंगे एंड ऐसा करके एन नंबर ऑफ हम सेकेंडरी रिस्पांस करके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंटीबॉडी यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडी हॉर्स बना देते हैं। अभी एंटीबॉडी जैसे कि आप जानते हो, इसको हम ह्यूमरल बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में होता है, राइट। ब्लड में होता है यानी कि प्लाज्मा में होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा के ही कुछ पार्ट को हम सीरम बोलते हैं, उसका सीरम हम निकाल लेते हैं, राइट। क्योंकि प्लाज्मा अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो वो क्लॉट हो जाएगा, इसलिए हम सीरम लेते हैं एंड इस सीरम में वो एंटीबॉडीज होते हैं। एंड दैट्स वाई दैट सीरम विच कंटेनिंग एंटीबॉडी इट इज कॉल्ड एज अ एंटी सीरम, या इसको हम एंटीवेनम भी बोलते हैं, स्नेक एंटीवेनम। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया एंड इसका इंजेक्शन हम हमारे पेशेंट को लगाते हैं। इसके और भी 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एंटी टिटेनस धनुर्वात, एंटी टिटेनस सीरम और एंटी रेबीज सीरम, राइट। ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी, राइट। अब ये बात करेंगे कि ये जो हमने बात किया अभी तक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इसके सेल्स ये वो वगैरह वगैरह सब जो इनका काम करने का तरीका है, एक्टिव है, पैसिव है, ये वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो है एक सिस्टम में बसा हुआ है, राइट। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम। अब जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें से एक ये आ जाएगी हमारी इम्यून सिस्टम। तो ये सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम होती कहाँ पे बॉडी में, जैसे कि आपको अगर सर्कुलेशन का हम नाम लेंगे तो आपको ये पता है कि भाई हार्ट यहाँ पे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम लेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लेंगे तो यहाँ पे होता है। तो उस तरह से इस सिस्टम का लोकेशन क्या है, बेसिकली बात यह है कि ये सिस्टम हमारे बॉडी में हर जगह पे फैली हुई है, क्योंकि हर जगह पे प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो ये सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है एंड इसमें सिर्फ ऑर्गन्स ही है ऐसी बात नहीं है। सिस्टम में जनरली ऑर्गन्स होते हैं, राइट, बट इसमें ऑर्गन्स ही है ऐसे बात नहीं। यहाँ पे हम कुछ ज़रा हायरार्की में बात करेंगे। इसमें ऑर्गन्स भी है, टिश्यूज़ भी है, सेल्स भी है, प्रोटीन्स भी है वगैरह वगैरह। तो इस सिस्टम में जो कुछ भी आता है, इस सिस्टम को जनरली हम लिम्फॉइड सिस्टम बोलते हैं, राइट। एंड लिम्फॉइड सिस्टम, एंड इस लिम्फॉइड सिस्टम में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, राइट। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, कौन से है, ये आपका जो है बोन मैरो, राइट। उसके बाद है थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेस, पैसेस, अपेंडिक्स, मार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर हम बात करेंगे इन ऑर्गन्स की, तो इसमें से जैसा कि आपको रिवाइज हो रहा है, इसमें से इन दोनों को हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। एंड ये जो बाकी सारे बचे हुए हैं इनको सभी को हम बोलते हैं सेकेंडरी। अब इसका जो मीनिंग है आपको समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी, प्रोडक्शन, मेजॉरिटी, मैचुरेशन वगैरह वगैरह। अब ये हो गया ऑर्गन। अब ऑर्गन से अगर हम हायरार्की में नीचे आ रहे हैं तो आपको मिलता है टिश्यू, एंड इस सिस्टम में जो टिश्यू आता है दैट इज कॉल्ड एज माल्ट। माल्ट शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू,
देखेंगे, हम बात करेंगे। अब ये टिश्यू हो गया, लिम्फोइड टिश्यू हो गया, लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब टिश्यू से हायरार्की में नीचे आएंगे तो क्या मिलता है, टिश्यू में से हायरार्की में सेल आते हैं, राइट। एंड इधर कॉल्ड एज लिम्फोइड सेल्स, या इनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। एंड जैसे कि आप जानते हो इसमें टी एंड बी अभी हमने देखे, ठीक है। अब इससे भी हायरार्की में अगर नीचे आ रहे हैं तो अभी सेल्स हो गए, सेल के नीचे क्या आएंगे, प्रोटीन्स, राइट। अब इसमें कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है एंड ये सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली आवर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीबॉडीज और गामा ग्लोबुलिन्स। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अब इसमें से कुछ जो पार्ट है हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बोन मैरो, अब देखो बोन मैरो यानी कि ये जो आपके बोन में जो रेड कलर का पार्ट होता है इज कॉल्ड एज बोन मैरो एंड इट इज मेन लिम्फाइड ऑफ आवर बॉडी, राइट। इसको मेन लिम्फाइड ऑर्गन इसलिए बोला गया क्योंकि जितने भी आपके लिम्फोसाइट्स हैं ये सभी बोन मैरो में ही बनते हैं। हमने देखा था आपके चाहे बी रहे या टी रहे, बेसिकली इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, बोन मैरो से होती है। दैट्स वाई all blood cells as well as lymphocytes are produced here, that's why it is called as a main lymphoid organ and this is a MCQ for you, right। यानी कि आपको MCQ पूछा था कि मेन लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन सा है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मेन में, ठीक है, राइट। चलो ये बोन मैरो हो गया। उसके बाद जो है आपका थाइमस, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। थाइमस एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे जस्ट हार्ट के ऊपर होती है, डॉर्सली टू द अवोर्टा, दिस इज अ करेक्शन इन योर न्यू एनसीईआरटी बुक, इट इज वेंट्रली टू द योर स्टर्नम एंड डॉर्सली टू वेंट्रली टू द वेंट्रली टू द स्टर्नम एंड वेंट्रली टू द अवोर्टा। ये बात याद रखिए, पुराने बुक में जो है डॉर्सली टू द अवोर्टा था, ये करेक्शन है, ठीक है, इट इज वेंट्रली टू द अवोर्टा। एंड ये ग्लैंड जो होती है ये अकेले ग्लैंड आपके बॉडी की ऐसी है जो बचपन में आपकी बड़ी होती है, बट जैसे जैसे आपकी उम्र होते रहेगी वैसे वैसे इसकी साइज श्रिंक हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा ये, राइट। बेसिकली बात क्या होती है, जब हम बचपन में होते हैं या बच्चे होते हैं, हम इस एनवायरनमेंट के लिए नए नए होते हैं एंड एनवायरनमेंट में नए होने की वजह से इस एनवायरनमेंट में जितने भी पैथोजेंस है उनके लिए हमें ट्रेनिंग लेना बाकी है, यानी कि ट्रेनिंग का काम यहाँ पे बहुत चल रहा है। एंड जिस ऑर्गन में काम ज़्यादा चल रहा होता है उस ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी या वो ऑर्गन बड़ा ही होता है। एंड जैसे जैसे ऑर्गन का काम कम 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 होते रहेगा, राइट, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए जो ट्रेनिंग है वो खत्म होती जाएगी, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो काम भी कम कम होते जाएगा। इसकी वजह से ये जो ग्लैंड है धीरे धीरे छोटी होने लगती है, राइट। एंड इसका जो मेन काम है जैसे कि हमने बताया अलॉन्ग विद द बोन मैरो, क्योंकि ये अकेले इंडिपेंडेंटली खुद ये नहीं कर सकती है, अलॉन्ग विद द बोन मैरो इट प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर टी सेल मैचुरेशन, यानी कि आपके जो लिम्फोसाइट्स है बोन मैरो से आ रहे हैं, बाद में वो टी सेल में कन्वर्ट होते हैं इनटू द थाइमस ग्लैंड, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज थाइमोसाइट्स, ठीक है। चलो ये हो गया थाइमस के बारे में। नेक्स्ट आएगा आपका स्प्लीन, दिस इज आल्सो लिम्फॉइड ऑर्गन, इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, इसको हमने डिस्कस किए थे इन ब्लड सर्कुलेशन आल्सो। कैसे डिस्कस किए थे, बेसिकली हमने उसको कि भाई यहाँ के जो कैपिलरी साइज होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड इसकी वजह से आपके ओल्ड आरबीसी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये हमने बात पढ़ी थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये हमने बात किए थे। अब जो बात हम कर रहे हैं बेसिकली इट मेनली कंटेन्स अ लिम्फोसाइट, देखो इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, मतलब लिम्फोसाइट ही रहेंगे, राइट। एंड बेसिकली यहाँ के कैपिलरी साइज छोटी होने की वजह से ये आपके ब्लड के लिए एज अ फिल्टर एक्ट करता है, राइट, ब्लड का ये फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू है, कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यू है, क्योंकि फिल्टर शब्द हम इसके बाद और एक बार यूज करने वाले, राइट। तो इट इज़ अ फिल्टर ऑफ योर ब्लड, आपके ब्लड में जो कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ें आ रही है उसको ये फिल्टर कर देता है, ठीक है। एंड जो आपके बॉडी में एक्सेस आरबीसीज है उसको ये स्टोर करने का भी काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड बैंक। तो मतलब ये ब्लड बैंक भी है, आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हो गया, ये बातों को याद रखिए, ठीक है। चलो इसके बाद जो है आपका लिम्फ नोड्स, देखो इसको भी हमने पढ़े हैं इन लिम्फेटिक सिस्टम इन सर्कुलेशन। बेसिकली लिम्फ जो होता है आपके टिश्यू से आने वाला फ्लूइड होता है एंड इसको फिल्टर किया जाता है लिम्फ नोड्स में। देखो शब्द मैंने बताया था आपको, ये फिल्टर शब्द ये दोबारा आने वाला है। तो फिल्टर फॉर द ब्लड इज स्प्लीन एंड फिल्टर फॉर द लिम्फ इज लिम्फ नोड, ये बात को याद रखिए, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपका जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ है इट इज फिल्टर्ड इन योर लिम्फ नोड्स एंड यहाँ पे अगर कोई पैथोजन वगैरह आते हैं तो इनके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है एंड ये आपके इम्यून सिस्टम को भी जनरेट करते हैं या इम्यून रिस्पांस को बना देते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक। इसके बाद ये ऑर्गन आपके खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे टिश्यू। नाउ दिस इज अ टिश्यू, दिस इज नॉट अ ऑर्गन। देखो ये फोटोग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो ये आपको ऑर्गन समझ में ही आ रहा है, कौन सा ऑर्गन है, ये आपका इंटेस्टाइन, राइट।
इंटेस्टाइन में आपको ये विलाई दिख रहा है, दिस इज अ लूमेन, दिस इज म्यूकोसा, दिस इज मस्कुलरिस वगैरह वगैरह सब आप जानते हो। अब इस म्यूकोसल लेयर में, दिस इज अ म्यूकोसल लेयर राइट, एंड इस म्यूकोसल लेयर में यहाँ पे आपको एक कलेक्शन ऑफ सम सेल दिख रहा है जो कि लिम्फोसाइट्स है राइट। अब कलेक्शन ऑफ सेल मतलब क्या हो गया, टिश्यू हो गया। अब किस सेल का कलेक्शन है, लिम्फोसाइट का कलेक्शन है, मतलब कौन सा टिश्यू हो गया, लिम्फोइड टिश्यू हो गया। अब ये लिम्फोइड टिश्यू तो है बट किस ऑर्गन में है, दूसरे ऑर्गन में, किस पोजीशन पे है, म्यूकोसा के साथ में। बात समझ में आ रहा है। तो म्यूकोसा के साथ में ये टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, लिम्फोइड टिश्यू है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बात समझ में आ रही। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस टिश्यू। देखो आप कुछ खाते हो, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पैथोजन वगैरह आ सकते हैं एंड वो यहाँ से एंट्री करने का चांसेस भी होता है, बट अगर यहाँ से वो एंट्री कर गए तो क्या इनको बॉडी में जाने देना है, नहीं जाने देना। इसलिए ये टिश्यू जो यहाँ पे बैठा हुआ है इनके साथ इंटरेक्ट करता है, इनको यहाँ पे मार भी देता है, आपके बॉडी का प्रोटेक्शन भी करता है एंड आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस टिश्यू। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिए। आपके बॉडी में जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है सारे चीज़ों को हम पकड़ेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स पकड़ेंगे, सब कुछ पकड़ेंगे वगैरह वगैरह राइट। तो इन सभी में ज़्यादातर जो टिश्यू आपका बसा हुआ है लिम्फॉइड टिश्यू, ये माल्ट में है। ये देखो ये आपकी बुक में लिखा है 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, ये आपके लिए एमसीक्यू है ठीक है। तो 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू यानी कि मेजर लिम्फॉइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन यूर म्यूकोसा एसोसिएटेड। अब इसका मीनिंग ये मत लीजिए कि भाई ये सिर्फ आपके इंटेस्टाइन में है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया। ये हर म्यूकोसा में रहता है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसा, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सभी जगहों पे ये टिश्यू रहेगा राइट। हाँ, एंड दैट कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ माल्ट। आप केयरफुली सुनिए जो कि आपको एम्स में पूछता है। तो इसका जो पार्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है उसको हम बोलते हैं गाल्ट। अब गाल्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, इस जी को हम पकड़ेंगे गट। बात समझ में आ रही है। तो इट इज कॉल्ड एज अ गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। व्हाट इज दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ माल्ट विच इज प्रेजेंट इन योर एलिमेंट्री ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है। एंड उसमें से जो आपके इलियम में है दैट इज कॉल्ड एज अ पेयर्स पैचेस। अब आपको कनेक्टिंग हो रहा होगा। तो पेयर्स पैच इट इज अ टाइप ऑफ गाल्ट, इट इज अ टाइप ऑफ माल्ट। बात समझ में आया। चलो तो ये बात हो गई टिश्यू। अब इसके बाद जो है दैट इज बेसिकली योर सेल्स, उसको उनके बारे में तो हमने बात कर ही ली है एंड जो एंटीबॉडीज़ है उनकी भी बात हमारी डिस्कस हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो है इम्यून सिस्टम यहाँ पे पूरा ख़त्म हो रहा है बेसिकली। अब इसके जो एबनॉर्मल पॉइंट्स है वो हमें थोड़े से पढ़ने हैं राइट। नाउ अभी हम बात करेंगे वी आर डीलिंग विद द सम एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ आवर इम्यून सिस्टम यानी कि डिसीजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसमें जो हम बात करेंगे पहला जो है दैट इज़ एलर्जी राइट। अब देखो एलर्जी मतलब क्या होता है राइट। एलर्जी यानी कि बेसिकली ये कोई पैथोजन से होने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मलिटी है। अब एबनॉर्मलिटी है मतलब क्या, यह हमारी इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। अब आपको यह पता है कि भाई इम्यून सिस्टम किसको रिएक्ट करती है, एंटीजेंस को। अब एंटीजेंस कहाँ पे होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो एंटीजेंस है उसको अगर आपकी इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, यहाँ तक तो हम बोलेंगे, बट उससे आपको तकलीफ हो रही है। देखो रिएक्ट करने दो ना, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी फाइट करने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बट उसकी तकलीफ अगर आपको हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ एलर्जी राइट। अब ये एलर्जी जो है आपके इन दो ऑर्गन्स में आपको बहुत कॉमन दिखती है। ये आपको दिख रहा है नाक एंड ये आपकी स्किन। ऐसा क्यों होगा, सिंपल सा लॉजिक है, यही दो ऑर्गन्स जो है आपके नाक एंड आपका जो स्किन है इस एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली आता है राइट, दैट्स वाई ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा नहीं कि बस इन दोनों ऑर्गन्स में होती है, हमारे कोई भी ऑर्गन्स में हो सकती है, हमारे इंटेस्टाइन में हो सकती है, हमारे ब्लड वेसल्स में हो सकती है, किधर भी हो सकती है एलर्जी, बट इन दो ऑर्गन्स में ये मेजॉरिटी पाई जाती है राइट। अब इसका जो डेफिनेशन आपको दिया गया है दैट इज एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का ज़रूरत से ज़्यादा जो रिस्पॉन्स आ रहा है टू सर्टन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट राइट, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जी। एंड ऐसे एंटीजेंस जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन। एंड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर हम बात करेंगे तो कॉमन एलर्जेंस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड डेंडर माइट्स।
अब देखो माइट्स क्या होता है, माइट्स यानी कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। एंड ये इंसेक्ट्स का हमें एलर्जी होने लगता है। इसका एक एग्जांपल भी आप जान सकते हो, स्केबीज, ज्याला आपण मराठीमध्ये खरूज म्हणतो, राइट। छोटा सा कीड़ा होता है जो कोई बैक्टीरियल नहीं है, ये हमारे स्किन में से घर बना के बैठ जाता है ये माइट, एंड उसकी वजह से हमें बहुत खुजली भी आती है। तो एक बात याद रखिए, एलर्जी का जो मेन सिम्टम होता है वो खुजली होता है, इचिंग, अगर वो स्किन में हो रहा है। अब इसके ऑर्गन के अनुसार सिम्टम आते हैं, अभी हम देखेंगे, बट स्किन में अगर आ रहा है तो जो मेन सिम्टम इज इचिंग, एंड इस इचिंग के पीछे जो होता है मेन मॉलिक्यूल इट इज अ हिस्टामिन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स के भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है, राइट। एंड डैंडर, व्हाट इज डैंडर बेसिकली, देखो डैंडर का मीनिंग, आपको डैंड्रफ पता है, देखो एक्सेस अगर डैंडर होता है दैट इज कॉल्ड एज डैंड्रफ। अब डैंडर मतलब क्या, देखो हमारी स्किन होती है, एंड स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो कंटिन्यूसली लॉस होते रहता है, शेड होते रहता है, राइट। एंड ये अगर एक्सेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डैंड्रफ, बट बात ये है कि कंटिन्यूसली वो लॉस होते ही रहता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डैंडर। अब जैसे हमारी स्किन है वैसे एनिमल यानी कि मैमल जो है, हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, उनके पास भी स्किन है एंड उनकी भी स्किन लॉस होती रहती है, एंड उसको भी बहुत सारे लोग एलर्जिक होते हैं, राइट। तो दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जन अकॉर्डिंग टू NCERT। ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत सारे हैं। अब बेसिकली एलर्जी में ऐसा क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है एलर्जेंस को। अब एलर्जन मतलब एक एंटीजन है, राइट। तो दिस इज अ एंटीजन, और एलर्जन बोलिए ये डायरेक्टली आपके बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है, या वाया मैक्रोफेज या वाया हेल्पर टी सेल भी ये आपके बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, दे कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल, एंड प्लाज्मा सेल सिक्रेट बेसिकली एंटीबॉडीज, ये हमें पता है। बट इस रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी सिक्रेट होती है दैट इज कॉल्ड एज IgE। देखो आपको कनेक्टिंग हो रहा होगा, IgE एंटीबॉडी यहाँ पे सिक्रेट होती है, एंड इस एंटीबॉडी बेसिकली रिएक्ट विथ योर बेसोफिल एज वेल एज इओसिनोफिल, राइट, इस तरह से। And eosinophil ultimately react with your basophil and that convert into mast cell, and mast cell it is a secretory cell and that secretes two substances, histamine and serotonin। अब एलर्जी में मेजर रोल हिस्टामिन का होता है। हिस्टामिन का रोल कैसे है, बेसिकली इसकी वजह से इस एरिया में वेजोडाइलेटेशन होता है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस हो सकता है, एंड इसका जो मेन इफेक्ट आता है दैट इज ईचिंग आता है, राइट। तो हिस्टामिन बेसिकली सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है एलर्जिक रिस्पांस में, एंड IgE इट इज अ मेन एंटीबॉडी, इट इज इन अ एलर्जिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये दो बातें याद रखना है। तो अगर किसी पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो उसके बॉडी में IgE का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेन मॉलिक्यूल कौन सा है, हिस्टामिन होता है। अब इस हिस्टामिन के इफेक्ट हमारे हर ऑर्गन में डिफरेंट तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं, देखो स्किन में हमने बताया आपको, यहाँ पे आपको रैशेस आते हैं, गुद्दे येतं म्हणतो आपण त्याला, खाज येते भरपूर, ठीक है। ये आपके अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है तो आपको डायरिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकता है, राइट। आंखों में अगर हो रहा है तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों में जलन होने लगता है, आंखों से पानी बहने लगता है, आग और पानी एक साथ हो सकता है, ठीक है। देन अब इसके बारे में इस कंडीशन को ज़रा केयरफुली पढ़ना है। अब देखो एक स्पेशल बात यानी कि फीवर। अब ये कुछ लोगों में सिर्फ एलर्जी की वजह से ओनली फीवर आने लगता है, एंड ये जनरली पोलन ग्रेन की वजह से आता है, राइट। एंड यह खासकर रेनी सीजन के बाद जो है ये ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बेसिकली रेनी सीजन में आपका ग्रास यानी कि हे उगाता है, एंड उसके बाद में बहुत सारे पोलन्स आते हैं, एंड इस सीज़न में कुछ लोगों को सिर्फ फीवर आने लगता है एलर्जी की वजह से, एंड दैट फीवर इज़ नोन एज हे फीवर। इसको याद रखिए, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, हे फीवर। आपको लगता है कि भाई फीवर है मतलब कोई बैक्टीरियल डिसीज रहेगा, बट इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल, इट इज़ अ एलर्जिक फिनोमेनॉन, दैट इज़ हे फीवर, ठीक। कुछ लोगों में इसके वजह से खांसी आ सकती, गले में खिसखिस स्क्रैचिंग हो सकता है, कुछ लोगों में नाक बहने लगता है वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्गन के अनुसार इस हिस्टामिन के डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में आते रहते हैं, राइट। बट द सेंट्रल मॉलिक्यूल इज सेम, दैट इज हिस्टामिन, ठीक है। अब किसी को एलर्जी है या नहीं ये कैसे हम जज करते हैं, राइट। किसी को एलर्जी है या नहीं ये जज करने के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं दैट टेस्ट इज नोन एज एलर्जी टेस्ट, या इसको हम बोलते हैं पैच टेस्ट। अब इसको पैच टेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके हम ऐसे पैचेस लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप ये बिंदियाँ देख रहे हो, हर एक बिंदी में हमारे अराउंड जो कॉमन जो एलर्जेंस होता है इसको हम डाल देते हैं, एंड ये हमारे पीठ के ऊपर ऐसे पैच फॉर्म में हम लगा देते हैं, राइट। तो बेसिकली एंड ये लगाने के बाद इसको अगर हम 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद इसका रिकॉर्डिंग करते हैं,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका रिकॉर्डिंग जो आप दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा स्वेलिंग आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े स्वेलिंग आपको दिख रहे हैं, राइट, एंड यहाँ पे बड़ा स्वेलिंग एंड बाकी जगहों पे स्वेलिंग नहीं के बराबर है या नहीं भी है, राइट। तो जहाँ पे बड़ा स्वेलिंग है मतलब क्या है, वेजोडाइलेटेशन है। वेजोडाइलेशन मतलब क्या है, हिस्टामिन रिलीज हुआ है, राइट। एंड हिस्टामिन रिलीज हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि वो पर्सन इस चीज़ को एलर्जिक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से जहाँ पे आपको स्वेलिंग मिल रहा है उस चीज़ को ये पर्सन एलर्जिक है, ऐसा हम इसमें जजमेंट करते हैं, राइट। अब ये हमें समझ तो गया कि भाई ये इंसान इस चीज़ को एलर्जिक है। अब आगे करेंगे, देखो एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता, ये हमारी टेंडेंसी है, हमारे इम्यून सिस्टम का ये प्रॉब्लम है, ये कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई इलाज नहीं होता, बस हमें इस चीज़ों से समझ में आया ना, ये इस चीज़ से हमें एलर्जी होती है, इससे दूर रहिए, बस इतना ही करना होता है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। तो ये हो गया। अब इस एलर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए, उसमें से ब्रोंकियल अस्थमा जो कि हम रेस्पिरेशन में पढ़े हैं। अस्थमा इट इज़ ए एलर्जी डिसीज ऑफ स्मॉल ब्रोंकियोल्स, राइट, एंड इसमें आपको विजिंग फिनोमेनन वगैरह मिलता है। वहाँ पे भी सेम बात है कि भाई हिस्टामिन की वजह से देयर इज अ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। हेयर फीवर मैंने आपको अभी भी बताया। एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में आपको पढ़ना, देखो एनाफिलेक्टिक शॉक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, राइट। अब एक बात केयरफुली सुनिए, देखो एलर्जी जो होती है जनरली इट इज़ अ लोकलाइज्ड फिनोमेनन, यानी कि कैसी बात, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में होता है, आंखों में होगा, नाक में होगा, स्किन में होगा, इंटेस्टाइन में होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एलर्जी होती है, राइट। एलर्जी लोकलाइज्ड होती है, बट एलर्जी समझो कि अगर ये सर से लेके पांव तक सभी जगहों पे, सभी पूरे बॉडी पार्ट्स में अगर एक साथ हो रही है तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनाफिलेक्टिक शॉक, यानी कि जनरलाइज का मीनिंग क्या हो गया, पूरे बॉडी में एक साथ। तो पूरे बॉडी में अगर एक साथ ये एलर्जी हो रही है तो इट इज कॉल्ड एज जनरलाइज एलर्जी एंड दिस इज वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है बताइए, अंदाजा लगा सकते हो? ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि पूरे बॉडी में अगर हिस्टामिन रिलीज होगा तो पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स हमारे डायलेट हो जाएंगे, एंड पूरे बॉडी के ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गए तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत सीवियरली फॉल हो सकता है, एंड ब्लड प्रेशर अगर हमारा सीवियरली फॉल हो गया तो हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, एंड जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एनाफिलेक्टिक शॉक। इट इज अ सीवियर मोस्ट फॉर्म ऑफ एलर्जी, इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है, राइट। चलो अभी आगे चलते हैं। तो इसमें सभी में कोई भी क्यों प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, द सेंट्रल मॉलिक्यूल इज हिस्टामिन। तो हमें इसका अगर इलाज करना है तो हमें क्या कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, हिस्टामिन के खिलाफ ड्रग देनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम इसमें ड्रग यूज करेंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, राइट, जो हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देंगे, राइट। बट अगर समझो कि एलर्जी सीवियर है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियल अस्थमा है, ओके, सो छोटी मोटी एलर्जी नहीं है, वो सीवियर हो सकती है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हिस्टामिन के साथ साथ हमें स्टेरॉइड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। स्टेरॉइड्स मतलब क्या हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अब बेसिकली इनको क्यों यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिकल कंट्रोल में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैविंग अ एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, आपके इन्फ्लामेशन के ही साइन आते हैं, राइट, एंड इनमें इन्फ्लामेशन को कम करने की कैपेसिटी होती है, किसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। दैट्स वाई हम अगर एलर्जी सीवियर है तो एंटी हिस्टामिन के साथ स्टेरॉइड का भी यूज़ करते हैं, एंड उससे भी अगर सीवियर एलर्जी आपको अगर मिल रही है तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है एड्रेनालिन। बताइए, बेसिकली हम इसको एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज़ करते हैं। अब इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक में कैसा इसका यूज़ होगा, राइट। Basically, adrenaline it is a strong vasoconstrictor, vasoconstrictor, right? मीनिंग क्या मिल रहा है, vasoconstrictor, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, राइट। बेसिकली एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या हो गया, हमारे पूरे बॉडी के वेसल्स डायलेट हो गए, तो उसको हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, तो उसको हम यूज़ करेंगे वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एंड वो कौन है हमारे पास, एड्रेनालिन है, राइट। तो इस तरह से हम ये सीवियरिटी के अनुसार हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। आपके बुक में लिखा है कि भाई रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इन्फ्लामेशन। चलो, तो ये हो गया आपका एलर्जी। नाउ द नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज ऑटो इम्यूनिटी। अब ये पिक्चर को ही देख को आपको समझ में आ रही सारी बातें। जरा उस गन को देखिए एंड उस बुलेट को देखिए, क्या हो रहा है। देखो, गन की जो बुलेट है वो दूसरों को मारने के लिए होती है, बट वो बुलेट अगर हमारे बॉडी के ऊपर ही खुद अगर अटैक कर रही है, सेल्फ के ऊपर ही अगर अटैक ये कर रही है, सेल्फ यानी कि ऑटो इम्यूनिटी, सेल्फ के खिलाफ इम्यूनिटी यानी कि क्या हो गया,
ऑटो इम्यूनिटी। बात समझ में आ रही है? तो हमारी गोलियां कौन सी है? हमारी गोलियां हैं हमारे एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन्स, राइट। तो ये अगर एंटीबॉडीज हमारे ही बॉडी के ऊपर अगर अटैक कर रहे तो ये इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब इसका रीज़न हमें तो पता है, बट अच्छी बात यह है कि आपके एनसीईआरटी को ये नहीं पता। ये आपके लिए अच्छी बात हो गई, आपके एमसीक्यू कम हो गए। बात समझ में आई? यानी कि वही बात आपके एनसीईआरटी में लिखी है, ड्यू टू द अननोन रीजंस। देखो ये यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, अननोन रीजंस, ठीक है, एंड कुछ जेनेटिक कॉजेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी, हमारे एंटीबॉडीज अगर सेल्फ सेल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। अब इस चैप्टर में आपके लिए महत्वपूर्ण बात, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, राइट। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारे एग्जाम्पल्स हम बेसिकली पढ़ चुके हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोकोमोशन में हम पढ़े हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट, इट इज विजिबल रेड कलर, एंटीबॉडीज होते हैं अगेंस्ट द, हाँ बताइए, साइनोवियल मेम्ब्रेन, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाता है ना हमारा, इसमें जॉइंट खराब हो जाता है। मायस्थेनिया ग्रेविस, इसमें भी आप जानते हो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटिल कोलिन रिसेप्टर ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि मसल में जो आपके लिए एसिटिल कोलिन के लिए रिसेप्टर है उसके लिए एंटीबॉडी बन जाता है, इसलिए आपका एसिटिल कोलिन अटैच नहीं हो पाता एंड इसकी वजह से आपका रिसेप्टर ओपन नहीं होता है ना, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाते नहीं। हाशिमोटो डिसीज, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, केयरफुली ध्यान दीजिए, हाइपो यानी कि इसमें आपका थायरोक्सिन लेवल कम हो रहा है क्योंकि इसमें आपके थायराइड सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अब इसमें इसका काउंटर पार्ट याद रखिए, इट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड सेल के लिए एंटीबॉडी कम हो गए इसलिए आपका थायरोक्सिन लेवल कम हो गया। इसमें इसका काउंटर पार्ट याद रखिए, ग्रेव्स डिसीज और टॉक्सिक गटर जो हम बोलते हैं, दैट इज आल्सो ऑटो इम्यून डिसीज, बट उसमें थायरोक्सिन लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं बट दे आर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होने की वजह से जब वो एंटीबॉडी आपके थायराइड सेल को अटैच होते हैं, दे स्टिमुलेट your thyroid gland and that produces excess of thyroxine and that produces a toxic goiter or Graves disease, right? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, या टाइप 1 बोलता है, बताइए, टाइप 1, राइट। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट बीटा सेल्स, यानी कि जो आपके पैनक्रियाज है वहाँ पे जो बीटा सेल्स है विच प्रोड्यूस इंसुलिन, उसके लिए यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाते हैं तो बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। क्या इंसुलिन प्रोड्यूस होगा? इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 1 डायबिटीज। पर्नीशियस अनीमिया, देखो पर्नीशियस अनीमिया जैसे कि आप जानते हो विटामिन B12 को एब्सॉर्ब होने के लिए आपको चाहिए होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि सीक्रेट होता है आपके ऑक्जेंटिक सेल से या पैरेटल सेल से इन द स्टमक। एंड जब तक विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच नहीं होता तब तक ये विटामिन B12 आपके इलियम में एब्सॉर्ब नहीं होता, राइट। तो बेसिकली बात क्या होती है, अगर स्टमक में या ऑक्जेंटिक सेल के लिए अगर एंटीबॉडीज बन गए तो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा एंड उसकी वजह से आपको विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होगा। एंड B12 आप जानते हो यह बहुत ज़रूरी होता है RBC के मैचुरेशन के लिए, तो आपके RBC मैच्योर नहीं होता है एंड उसमें एक आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है, राइट। एंड दैट टाइप ऑफ एनीमिया बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून इट इज कॉल्ड एज पर्नीशियस अनीमिया। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज है ऑक्जेंटिक सेल या पैरेटल सेल के लिए, राइट। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि ये जो आपकी मायलिन शीथ है, मायलिन शीथ के खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप जानते हो मायलिन शीथ का जो फंक्शन है दैट इज फास्ट कंडक्शन एंड ये एंटीबॉडीज अगर बन गए तो मायलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फास्ट कंडक्शन आपका नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विटिलिगो याला मराठीमध्ये आपण कोड म्हणतो, बेसिकली यहाँ पे मेलैनोसाइट्स, राइट, यानी कि आपके स्किन में जो कलर देने वाले सेल यानी कि पिगमेंट बनाने वाले जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड मेलैनोसाइट एंड इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगे तो आपके स्किन का कलर गायब हो जाएगा, यानी कि आपके बॉडी में व्हाइट कलर के पैचेस डेव्हलप होते हैं, चलो व्हाइट काय म्हणतो आपण, कोड म्हणतो, ठीक है। आणि सोरायसिस ये भी आपके स्किन सेल्स के लिए ही एंटीबॉडी बनते हैं, स्किन के लिए ही बनते हैं स्किन सेल्स, राइट। एंड इसमें आपकी जो स्किन सेल्स है उनकी ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वहाँ पे लीजन डेवलप हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सोरायसिस। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑटो इम्यून डिसीज के हैं। ये आपको
एग्जाम्पल्स इसमें याद रखने चाहिए आपको, ये एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, राइट। चलो, तो ये हो गया आपके एबनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी।